देखिए, जो आपका वर्ल्ड लिटरेचर का सिलेबस है, इसमें आपके यूनिट 2 और ब्रिटिश के अलावा ये आता है। इज इट विजिबल? सबको विजिबल है ना? यस मैम। ओके, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो बता दीजिएगा। सो वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट आ जाता है अमेरिकन लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर, इंडियन एंड एशियन लिटरेचर, अफ्रीकन एंड कैरिबियन लिटरेचर। इनको हम पेयर में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ना ये एक जैसा ही लिटरेचर लिख रहे हैं। एंड देन कैनेडियन एंड ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। ये आपके 5 पॉइंटर्स हैं जो हमें एक्चुअली यहाँ पे कवर करने हैं। सो इसमें मैं क्लियरली बता देती हूँ, जैसे यूरोपियन लिटरेचर के अंदर हम फ्रेंच, जर्मन ये सब करेंगे। ये बहुत छोटे 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 पॉइंटर्स हैं, जल्दी जल्दी कवर हो जाता है। और जैसे आज हो गया वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो आपको सैटरडे संडे तो कंपल्सरीली मेरी कोशिश रहेगी कि मैं क्लास लूँ ही लूँ, क्योंकि आपकी वैसे क्लास हो नहीं पाती है। और संडे शिवानी अवेलेबल नहीं होती, संडे आप लोगों को भी मैं फ्री दूंगी खुद पढ़ने के लिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा टॉपिक अगर आप लोग करते रहते हैं तो आप ही लोगों के लिए इजी होगा कि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। और कॉन्सेप्चुअल करेंगे हम भीड़ की तरह सारा कुछ नहीं करते चलेंगे। हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल, जैसे कि मैं ब्रिटिश करवा रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट राइटर्स है बस वही करेंगे, उसके अलावा हम राइटर्स यहाँ पे नहीं करेंगे। गॉट इट? आ रहा है क्लियरली समझ में? गुड। सो आप लोग सबकी सब, अभी मैं कहाँ से स्टार्ट करवा रही हूँ? मैं कैनेडियन से स्टार्ट करवा रही हूँ, वर्ल्ड लिटरेचर से। हम अमेरिकन और यूरोपियन बाद में कर लेंगे, इसमें से बहुत मेजर चीजें नहीं है। तो अभी कैनेडियन से स्टार्ट करवा रही हूँ। आप लोग सभी अपने कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन वाली बुक भी साथ में रखो, ओके, जिससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। शिवानी, आपके पास है ना बुक सारी? उनमें से ले आओ बच्चे। यस मैम। कैनेडियन लिटरेचर। हम जब भी कोई लिटरेचर स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? जब भी हम कोई लिटरेचर स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें क्या करते हैं? किसी भी लिटरेचर को स्टार्ट करने से पहले मेजर इवेंट्स। यस, हेलो, एक्टिव रहो, मैंने बोला ना। हम सबसे पहले कोई भी लिटरेचर पढ़ते हैं, कोई भी एज पढ़ते हैं, तो क्या करते हो आप? उसमें मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ते हैं ना हम, यस मैम। है ना? यस मैम। हाँ, तो मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ते हैं। जब हम कैनेडियन लिटरेचर ही पूरा एक बार में करेंगे तो इसमें भी हिस्टोरिकल इवेंट्स आएंगे, 2-4 ही हैं, ज्यादा नहीं है। लिखिए, उसमें अगर बुक में दे रखा है तो देखिए, मेरे पास अभी बुक नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आपका हिस्टोरिकल इवेंट में आएगा 1774, डिवीजन ऑफ कैनेडा फ्रॉम अमेरिका। देन 1790, डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिशर्स ओवर फ्रेंच। यहाँ पे फ्रेंच रूल था, उसके ऊपर कौन डोमिनेंट होने लगे? ब्रिटिशर्स डोमिनेट करने लगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कम्युनिटीज रह रही थी। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी नहीं, ट्राइबल लोग यहाँ पे रहते थे। तो उन ट्राइबल लोगों से ना, ये जो छोटे छोटे बंगलोज टाइप में या फार्म हाउस टाइप में घर बना के जो लोग ये बाहर के आए हुए फ्रेंच एंड ऑल रह रहे थे, उनको बहुत डर लगता था कि अगर हम ऐसे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर ऐसे ही बाहर नहीं निकल सकते थे। यहाँ पे जैसे दिन में 4:30 बजे से ही अंधेरा हो जाता है, 4:30 3:30 बजे से अंधेरा हो जाता है। तो दे यूज टू फाइंड दिस लैंड एज स्केरी। उनको ये लैंड कैसा लगता था कि ये तो बड़ा स्केरी सा लैंड है। उनको गोस्टली फीलिंग आती थी। उनको यहाँ पे प्रॉपर मतलब हिली रीजन था, तो वो इसको थोड़ा हॉरिफाइड करके रह रहे थे, लेकिन वो डर किससे था? यहाँ के जो लोकल ट्राइब्स थी उनसे था। और वो सब कैसे थे? वो अनसिविलाइज टाइप के, एस्किमोस टाइप के थे। धीरे धीरे उन्होंने इनकी लैंग्वेजेस सीखी तो वो थोड़ा फैमिलियर हुए, लेकिन उसमें टाइम लगा। ये जब डिवीजन ऑफ कनाडा हुआ था तब भी वहां पे रीजन यही था, जो कैनेडियन गवर्नमेंट आज भी लोगों को बुलाती है, क्योंकि वहां पे थोड़ी लाइफ टफ है। वहाँ आपके सी स्टॉर्म वगैरह भी ज्यादा आते रहते हैं, ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है, दिन छोटे बहुत होते हैं, काम करना मुश्किल है। लाइफ सेफ है लेकिन फिर भी काम करना मुश्किल है। अब तो इंडियन एंड पाकिस्तानी एंड बाकी रीजन से इतने लोग हैं कि एक तरीके से नॉर्मली चीजें हो चुकी हैं, क्राइम बढ़ गया है। लेकिन जब ये सब चीजें नहीं थी तब भी वहां पे नेचुरल जो मतलब नेचर था, जो ट्रॉपिकल लाइफ थी, वो डोमिनेट करती थी और उसी में लोकल ट्राइबल लोग आ जाते हैं। बट
जो रूलिंग गवर्नमेंट थी वो फ्रेंच थी, बट पार्टीशन के बाद और अमेरिकन फ्रीडम के बाद यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स सारे के सारे कनाडा की तरफ शिफ्ट होने लगे तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी डोमिनेंस को बढ़ाना शुरू। 1887 celebrated as the सेलेशियल ईयर। सेलेशियल ईयर का मतलब है कि सेलेशियल ईयर का मतलब ये है कि इनको फ्रीडम दी कि आप अपना खुद का फ्लैग बना लीजिए, और जब इन्होंने अपना फ्लैग बनाया मैपल लीफ का तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, और इनको कनाडा को अपने फ्लैग के साथ रिकॉग्निशन दिया, लेकिन इट वाज नॉट अ फ्री कंट्री, और वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो वो लोग फ्रीडम के लिए लड़ नहीं रहे थे, बट दे वांटेड देयर आइडेंटिटी एज अ कंट्री। अब वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में प्रोविंस के अंदर नहीं रहना चाहते थे, लेकिन अलास्का के पास के जो प्रोविंस है वो फ्रेंच डोमिनेटेड थे और इधर के सारे प्रोविंस ब्रिटिश डोमिनेटेड थे, तो उसी को ये लोग क्यूबेक के नाम से जानते थे। जब बाद में फ्रेंच डोमिनेटिंग प्रोविंसेस थे, स्टेट्स थी, उनको जब 20th सेंचुरी में क्यूबेक में मिक्स किया तो इसको प्रॉपर कनाडा का नाम दिया गया, अदरवाइज इट वाज क्यूबेक। इसको क्या बोलते थे? क्यूबेक। ओके, इसको क्यूबेक बोला जाता था। गॉट इट? देन इसके बाद 1980 आफ्टर द ऑर्डर ऑफ यूएनओ आफ्टर द यूएनओ ऑर्डर इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ फ्री कंट्री। तो 1980 में इसको फ्रीडम मिली है। 1984 से यहाँ पे वीजा लगना शुरू हुआ है, उससे पहले इनके पास कोई वीजा फैसिलिटी नहीं थी, मतलब वीजा नहीं लगा सकते थे ये। जितने भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी उनके लोग यहाँ पे कब आ सकते थे, रह सकते थे, क्योंकि ये ब्रिटिश रिपब्लिक था, उनको वीजा की जरूरत नहीं थी। तो लोगों ने बहुत माइग्रेट करा है कनाडा में, पंजाबीज को देखो, गुजरातीज को देखो, वो लोग कनाडा बहुत माइग्रेट करे हैं, और लीगल इलीगल दोनों तरीके से उन्होंने करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीजा नहीं चाहिए। तो अपने अगर पेपर्स पूरे लेके अगर वो लोग जनरली भी चले गए थे तो उनको कुछ टाइम बाद वहां पे रिकॉग्निशन मिल जाता था, इसलिए यहाँ इस कंट्री में जाना ये लोग पसंद करते थे। स्टार्टेड आस्किंग वीजा, इन्होंने उसके बाद अपना वीजा अप्रूवल एंड वीजा स्टार्ट किया। ये 5 इसके मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स आपको याद रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इसमें स्टेप पे आता है कैनेडियन लिटरेचर के अंदर ये मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए। देन इसके बाद इसमें हम देखेंगे इसकी थीम, कौन सी थीम्स है जिसपे कैनेडियन लिटरेचर लिखा जाता है। तो इसमें फर्स्ट आपकी आ जाएगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गैरिसन्स मेंटालिटी। सेकेंड, regionalism. Third is gothic and horror fiction. Fourth, feminism and LGBTQA+, जिसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे queer. Then फिफ्थ यहाँ पे क्या आ जाएगा, किस तरीके का लिटरेचर लिख रहे हैं ये लोग? contemporary subjects like आपके contemporary subjects like technology, absurdism and identity issues, ये इन्होंने मेन कॉन्सेप्ट को पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब बाकी जितने भी मैंने 4 पॉइंट बताए हैं, इनमें से कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आता हो? यस, ऐसा कोई भी पॉइंट जो समझ में ना आता हो? गैरिसन्स मेंटालिटी, रीजनलिज्म, गॉथिक एंड हॉरर फिक्शन, फेमिनिज्म, एलजीबीटीक्यू, कॉन्टेम्पररी इश्यूज में टेक्नोलॉजी के ऊपर, एब्सर्डिज्म के ऊपर या आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर ये लोग लिख रहे थे। इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो क्लियर नहीं है या जो समझ में नहीं आता गैरिसन्स मेंटालिटी को छोड़ के? वो अभी मैं एक्सप्लेन करूँ।
जल्दी बताओ। और तो क्लियर है बस ये। कौन सा? बस मैम यही फर्स्ट वन आप बताएंगे बस, और तो बाकी तो क्लियर ही है। बाकी क्लियर है? यस। बाकी सब यस मैम, बाकी तो क्लियर है, फर्स्ट वाला ही नहीं है। ठीक है। सो आपको गैरिसन्स मेंटालिटी समझा रही हूँ। गैरिसन्स मेंटालिटी क्या है? दैट वाज द टर्म कॉइन्ड बाय Northrop Fryer. He is an basically is a theorist in Canadian literature. ठीक है, he is a theorist in Canadian literature. Then second, it was further explored by Margaret Atwood in her seminal work Survival, a thematic study of Canadian literature. और ये 1972 में पब्लिश हुआ था. दिस लेडी इज स्टिल लाइव. तो इन्होंने इस वर्क को सर्वाइवल को लिखा था और सर्वाइवल के अंदर इन्होंने ये सारी चीजें बताई थी. अब इसमें पॉइंटर्स हैं क्या? सो इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ 3 आइडियाज. इसमें 3 आइडियाज आते हैं. ओके, फर्स्ट फ्रंटियर लाइफ. फ्रंटियर लाइफ में क्या आएगा? अबाउट Canadian wars about Canadian wars and life of people at the time. ठीक है, जो वॉर टाइम है उसमें लोगों का क्या लाइफ है उसके बारे में इन्होंने लिखा है. सो दिस इज बेसिकली अबाउट द कैनेडियन वॉर्स. जितनी भी कैनेडियन वॉर्स हुई हों उनको लेके ये लोग लिख रहे हैं. किस तरीके की वॉर हुई होगी? लाइक विद अमेरिका ने भी इसको ऑक्यूपाई फिर से करने की कोशिश की थी. जैसे कि यू कैन से कि हमसे पाकिस्तान को अलग कर दिया गया जब हम लोग लड़ रहे थे आजादी के लिए. तो इन्होंने क्या करा? वही फूट डालो राज करो वाली नीति. इन्होंने फूट डाली और पाकिस्तान को अलग किया. और बाद में क्या हो रहा है? अब झगड़ा हो रहा है, काफी चीजें हो रही है. हाँ, हमने कभी उसे दोबारा ऑक्यूपाई करने की कोशिश नहीं की. लेकिन जब अमेरिका के साथ ये किया तो जैसे ही इन्होंने पार्टीशन कर दिया, बिना बताए, इन्होंने बिना सोचे फ्रेंच लोगों को बोला, क्योंकि फ्रेंच ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ टेंशन हो रही थी. तो इन्होंने फ्रेंच लोगों को कहा कि ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, आप लोग अपना ऊपर चले जाइए. वो लोग क्यूबेक में चले गए. क्यूबेक में चले जाइए. वो क्यूबेक में जाके रहने लगे. तो इन्होंने उस कंट्री को अलग कर दिया और बोला कि ठीक है, ये लोग अपना रूल कर रहे हैं, हमारा मेन अमेरिका पे. अमेरिकन ने जब इस चीज को देखा तो दे गॉट वेरी डिस्टर्ब किया. ये ऐसे कैसे ये गवर्नमेंट काम कर रही है, हमें तो अलाउ नहीं करती है किसी भी चीज के बीच में पार्टिसिपेट, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज बन गई थी और ये किसी भी तरीके का डिसीजन ले रही. हमारी कंट्री को इन्होंने अलग कर दिया. अब अलास्का को अलग करने की कोशिश कर रहे थे कि उसे भी अलग करेंगे, कैंटकी वगैरह को. तो इन्होंने इसके अगेंस्ट लड़ाई शुरू की और 2 साल के अंदर अंदर फ्रीडम ले लिया अमेरिका ने. अब क्यूबेक को वापस से साथ में लेने के लिए, क्योंकि जब इनका रूल यहाँ खत्म हुआ तो ये इतनी आसानी से तो अमेरिका को छोड़ने वाले नहीं थे. ये बार बार छोटे छोटे अटैक कर रहे थे. क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये खुद जाके क्यूबेक के ऊपर कब्जा करके बैठते थे. इनको 2 कंट्री संभालनी इजी लगी. तो इन्होंने पहले अमेरिका के ऊपर अपना कब्जा जमा रखा था. जैसे ही अमेरिका ने फ्रीडम ली, ये लोग क्यूबेक में चले गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो वहां पे भी थे. तो क्यूबेक को इन्होंने अपनी कंट्री डिक्लेयर करा और वहां से ये लोग न्यूयॉर्क पे और अपर पोर्शन ऑफ अमेरिका पे बार बार अटैक करते थे और बॉर्डर्स को छेड़ते थे. अब जब अमेरिका टोटली फ्री हो गया और ये वापस अमेरिका को कैप्चर नहीं कर पाए, जब वहां पे प्रेसिडेंट बन गया, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हो गई, सारी चीजें हो गई, तब क्या हुआ कि इन्होंने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने कई बार कनाडा को वापस अपने साथ मिलाने की कोशिश करी. स्टार्टिंग में फाइटिंग विद इंग्लैंड वाज नॉट इजी. इनकी डिफीट्स हुई, इनकी हार हुई.
लेकिन उसके बावजूद काफी टाइम रुकने के बाद जब व्हेन अमेरिका केम अप एज अ stronger country and it started making colonies in Africa and Caribbean. जब इन्होंने ब्रिटिशर्स से, फ्रेंच से, स्पेनिश एंड पोर्टुगीज को हटा के कैरिबियन आइलैंड्स के ऊपर कब्जा करना शुरू किया, इन्होंने साउथ अमेरिका के ऊपर अपने कंट्रोल्स लेने शुरू करे और उसको फ्री करवाया एंड अलग अलग कंट्रीज वहां पे बनने लगी. कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर लोग आने लगे, स्लेव ट्रेड्स वगैरह के ऊपर कंट्रोल हो गया, स्लेव ट्रेड्स बंद हो गए. अफ्रीका के अंदर इनके अपने लैंड्स होने लगे और अपने बिजनेसेस करने लगे, तो इट वाज बिकमिंग अ स्ट्रॉन्गर कंट्री. तब इन्होंने सोचा कि ना हमारे पास नेवल पावर एंड ऑल सब कुछ है, तो हमें कनाडा वापस लेना चाहिए. तो बार बार जो कनाडा के साथ ये अटैक कर रहे थे, उससे पॉलिटिक्स को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना जनरल पीपल को पड़ता है. तो उनके लोग मर रहे थे, उनके सोल्जर्स मर रहे थे, उनके जो बॉर्डर लाइन पे रहने वाले लोग थे उन्हें कैप्चर कर लिया जाता था, कैदी बना लिया जाता था. तो इस लाइफ को, इस कॉन्सिक्वेंसेस को, बेसिकली इस पेन को इन लोगों ने गैरिसन्स मेंटालिटी के अंदर रखा है. क्लियर है ये फर्स्ट पॉइंट? यस मैम. सेकेंड, इसके अंदर आएगा ट्रॉपिकल लाइफ. ट्रॉपिकल लाइफ ऑफ कनाडा, इसमें क्या आ जाएगा? वाइल्ड लाइफ एंड वेदर. यहाँ पे कैसे एनिमल्स है, कैसी लाइफ है, कैसा वेदर रहता है, वाइल्ड लाइफ कैसे है, पेड़ पौधे किस तरीके के हैं और उनका इम्पैक्ट क्या है, उन सारी चीजों को, मतलब एक अपने नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल लाइफ जो यहाँ की लाइफ हो सकती इन द रूड वेदर, इन अ प्लीजेंट वेदर, उस चीज को भी इन्होंने अपने लिटरेचर में अपनी स्टोरीज के थ्रू दिखाया है. क्लियर? सिंपल है. एंड थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर आपका क्रिएटेड मेटाफोरिकल वॉल अगेंस्ट द वर्ल्ड and put themselves inside because they hesitate in communicating the word. क्योंकि ये काफी लंबे टाइम तक एक कॉलोनी की तरह रहे हैं, इनके ऊपर रूल करके रखा गया था, इसलिए क्योंकि इनको काफी टाइम तक इनको रूल करके रखा गया था, इसलिए हुआ क्या कि यहाँ पे दे वर लाइक दे क्रिएटेड अ वॉल अगेंस्ट द वर्ल्ड. जैसे कि मैं आज आपसे कुछ साइकोलॉजी की बातें करेंगी, तो करते क्या है कि लोग अपनी एक अलग सी दुनिया बना लेते हैं, अपने आप को एक वॉल्स के अंदर एक उसमें कैद करके रख लेते हैं. तो इसमें भी इन्होंने यही करा. ठीक है, इसमें भी इन्होंने क्या करा, दे हैव ऑल्सो क्रिएटेड वॉल अगेंस्ट द वर्ल्ड. इन्होंने सारे वर्ल्ड के अगेंस्ट एक मेटाफोरिकल मतलब इमेजिनेटिव वॉल बना ली. और उस वॉल में क्या था, उस वॉल के अकॉर्डिंग ये था कि जो भी चीजें बाहर से आ रही है, मतलब इनके पास अगर लोग आ रहे हैं, कोई बिजनेसेस आ रहे हैं, तो ये लोग बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे. जो यहाँ के लोकल लोग थे वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे. और उसके पीछे रीजन क्या था? व्हाई दे वर नॉट कम्युनिकेटिंग विद द वर्ल्ड? बताओ रीजन फटाफट. व्हाई दे वर नॉट कम्युनिकेटिंग विद द वर्ल्ड प्रॉपरली? अभी तो बताया, दे वर स्कैर्ड ऑफ द पीपल. मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लोग जो वहाँ पे ट्राइबल पीपल थे उनसे डरते थे. जो ट्राइबल पीपल थे वो बाहर से आए हुए लोगों से डरते थे. तो इन दोनों में एक तो इंटरैक्शन की कमी थी. दूसरा, क्योंकि अमेरिका बार बार वॉर कर रहा था, बाकी के लोगों को ये जानते नहीं थे. जो बाहर से आए हुए लोग इन्होंने खुद ने देखे थे, वो एक्चुअली पॉलिटिकल माइंड से इनको केवल रूल करना चाहते थे, सप्रेस करना चाहते थे, इनके राइट्स को खत्म करना चाहते थे. तो इन्होंने एक वॉल बना ली अपने चारों तरफ कि हम इसी में ही ठीक है, जो भी बाहर से चीजें हो रही है हम उस पर इन्वॉल्व नहीं होंगे. और कनाडा बिकम अ मेन प्लेस फॉर माइग्रेशन. यहाँ पे पूरे मिडिल ईस्ट से, इटली से, ग्रीस से और आपके मिडिल एशिया से, सेंट्रल एशिया से और इंडिया से
सब जगह से लोग माइग्रेट करने लगे थे एक टाइम पे, और उसके पीछे रीजंस क्या रहे थे, क्योंकि वहां पे लोगों को फ्री एनवायरनमेंट एंड पैसा प्लस जॉब मिल रहे थे, ऑप्शंस ज्यादा मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन कम थी, कंपनीज ग्रो कर रही थी, डेवलप कर रही थी, तो इनको यहाँ पे चोरी से इलीगल माइग्रेशन के थ्रू भी जॉब्स मिल रही थी एंड इनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। तो बहुत लोग कनाडा इलीगल तरीके से जाते थे, शिप्स में छुप छुप के जाना, बहुत दिनों तक वहां पे जो कैंप्स होते थे उनमें रहना, खाना, छोटी मोटी नौकरी कैसे भी कर लेना, बोल देना कि मेरे पेपर डूब गए, चोरी हो गए, रास्ते में खराब हो गए, शिप से आया था, ऑफिशियल टिकट से आया था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया, एक्सीडेंट करवा के हॉस्पिटल में पड़े, मेरा सामान चोरी हो गया, कुछ भी इस तरीके के बहाने बना के वहां पे रहने लगते थे, और थोड़े दिनों में गवर्नमेंट उन्हें खुद ही लाइसेंस दे देती थी। दिस इज द फियर ऑफ द कोर कैनेडियन पीपल, क्योंकि वो उन्हें जानते नहीं थे। इनके पास जब पैसे नहीं होते तो कुछ दिनों तक ये चोरी चकारी करते थे, लूट मार करते थे, कुछ और तरीके की मतलब एक्टिविटीज, या मतलब एक तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज जो होती है उनके अंदर ये आउटसाइडर्स ही थे। इसलिए इन लोगों ने अपने चारों तरफ एक मेटाफोरिकल वॉल बना ली थी कि यस, जो भी ये लिख रहे थे केवल कनाडा के बारे में लिख रहे थे, ये बाहर की दुनिया के बारे में नहीं लिख रहे थे कि हमें नहीं पता। So this is Garrison's mentality, जिसमें इन्होंने क्या करा, they were talking about the pains of war and their people. They were talking about the Canadian weather, wildlife, landscape, उन सब की बातें ये लोग कर रहे थे, wildlife के साथ landscape, natural beauty, land beauty, ठीक है, लैंडस्केप एंड वेदर इनकी बात कर रहे, एंड दे हैव क्रिएटेड अ मेटाफोरिकल वॉल, एक इमेजिनेटिव इन्होंने वॉल क्रिएट कर ली थी कि बाहर की दुनिया खराब ही है, हम यहाँ पे अपना सब कुछ अपने आप देख लेंगे, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। गैरिसन्स मेंटालिटी समझ में आ गया? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका आ जाता है, अब यहाँ पर हम लोग अपनी सारी चीजें खत्म कर चुके हैं, यहाँ हमारा गैरिसन्स मेंटालिटी खत्म हो जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ मार्गरेट एटवुड ने यहाँ पे एक चीज की और बात करी है, दैट इज 4 टाइप्स ऑफ विलन। शिवानी, ये सारी चीजें आती है ना? मैम कुछ कुछ आता है, थोड़ा थोड़ा। has also talked about 4 types of victim. victim का मतलब सेंट्रल कैरेक्टर, ठीक है। मार्गरेट एटवुड हैज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट 4 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ सेंट्रल कैरेक्टर इन कैनेडियन लिटरेचर। तो जितना भी यहाँ पे लोगों ने लिखा है उन्होंने ये 4 तरीके के कैरेक्टर्स बनाए हैं। सबसे पहले एक, द विक्टिम हु हैज नो आइडिया दैट ही इज अ विक्टिम बट गोज विद द फ्लो, ठीक है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो विक्टिम है, मतलब कि एक होता है ना कि हम किसकी स्टोरी लिख रहे हैं, उस विक्टिम को कोई आइडिया नहीं है कि एक्चुअली ही इज द टारगेट और ही इज द विक्टिम, बट ही इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। उसको नहीं पता है कि जो सफरिंग्स हो रही है वो सिर्फ मेरे साथ हो रही है, बट फिर भी वो इसको नेचुरल वे में लेके समझ के अपनी चीजों को आगे बढ़ रहा है। आया समझ में? एक होते हैं विक्टिम्स जो चीखना चिल्लाना रोना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता। और यहाँ पे ये विक्टिम क्या है, इसको नहीं पता है कि ये विक्टिम है, इसके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन ये जैसा हो रहा है उससे कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, उससे बाहर निकलने की अपने आप कोशिश कर रहा है, ठीक है। आया समझ में या नहीं? दूसरा विक्टिम है जिसको भी कोई आइडिया नहीं है कि वो विक्टिम है, बट जो उसके साथ हो रहा है उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और उसके साथ लड़ना नहीं चाहता, ठीक है, और उसके साथ लड़ना नहीं चाहता। पहला विक्टिम कौन है? जिसको कोई आइडिया नहीं है कि वो विक्टिम है, लेकिन जैसा हो रहा है वो उसके साथ चलता चला जा रहा है कि ठीक है ये चीजें हो रही हैं और मुझे इसके साथ लड़ना पड़ेगा, मुझे इसके साथ जीना पड़ेगा, या इसके मतलब व्हाटएवर इज कमिंग ही इज रेसिप्रोकेटिंग दैट, वो उसको रिप्लाई की तरह ले रहा है। लेकिन जो दूसरा विक्टिम है
उसको भी नहीं पता कि वो विक्टिम है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, और वो इसको अपना एक बैड लक मान के एक्सेप्ट करता है और उसके अगेंस्ट नहीं फाइट करता। आ रहा है समझ में? नो वन इज Yes, ma'am. आंसरिंग। आ रहा है? रिप्लाई करो भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। मैम जो फर्स्ट वाला है मतलब वो फाइट भी करता है, मतलब ये सब, सेकंड वाला तो एक्सेप्ट ही कर लेता है कि ये मेरा हाँ, फाइट है। तो ये फाइट नहीं करता। फर्स्ट वाला, हाँ बट फर्स्ट वाला फाइट करेगा ना फ्लो के साथ हाँ, वो फाइट जैसी कर रहा है, सिचुएशंस होंगी। वो फाइट कर रहा है, जो भी सिचुएशन है उसके साथ चल रहा है वो। ठीक है। थर्ड, Yes. the victim who knows that he is a victim and not ready to accept it। अब यहाँ पे इसके ऑपोजिट कैरेक्टर है, विक्टिम को पता है कि वो विक्टिम है, वो जानता है कि उसको टारगेट, वो ही टारगेट है, उसके साथ बहुत चीजें गलत हो रही है, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मेरे साथ कुछ गलत भी हो सकता है, या आई एम द विक्टिम, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग, और वो इसी स्ट्रगल में हारता चला जाता है। एंड फोर्थ, द विक्टिम who knows that he is the victim and fights for his life। ठीक है, और ये अपनी लाइफ के लिए कंप्लीट स्ट्रगल करता है। these are the 4 types of victim। एक तरफ ये हो गया और एक तरफ ये आ गया। ओके, हाँ, यहां तक क्लियर, समझ में आया? Yes, ma'am. कोई डाउट? जल्दी बताओ, अगर डाउट है तो फिर उसे दूर करेंगे ना। ओके, कनिका, रिद्धिमा एंड ललित, नॉट गेटिंग आंसर फ्रॉम योर साइड। No, ma'am. No doubt, ma'am. ओके, चलो अब आते हैं यहाँ के लिटरेचर को देखते हैं। लिटरेचर, तो ये जो लिटरेचर है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फ्रेंच एंड इंग्लिश। हमें इसमें से केवल इंग्लिश करना है, हमें फ्रेंच लिखा हुआ लिटरेचर नहीं करना। तो कैनेडियन लिटरेचर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज फ्रेंच लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर। और इसमें से फ्रेंच लिटरेचर जो है वो हमें नहीं करना है, फ्रेंच में ट्रांसलेटेड हो या कुछ भी हो वो हमें नहीं करना है, हमें केवल इंग्लिश में लिखा हुआ लिटरेचर ही करना है। हम केवल उन्हीं राइटर्स को करेंगे हु आर राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। फाइन, इसमें जो ये लिटरेचर आएगा, अब इंग्लिश कैनेडियन लिटरेचर, उसको हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे? मेनलैंड राइटर्स, डायस्पोरा राइटर्स, एंड इसमें 2-3 कुछ डायस्पोरा राइटर्स आएंगे, मेनलैंड राइटर्स आएंगे, और आपके जितने भी राइटर्स हैं वो 20th सेंचुरी के ही होंगे, और बाकी आपके इसमें आएंगे स्लेव्स। ठीक है, स्लेव राइटर्स, ये आपके 3 इसके अंदर आते हैं, जिसमें ब्लैक राइटिंग्स आ जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ सेग्रीगेट करके आपको नहीं दूंगी, बस एक डायस्पोरा को सेग्रीगेट करूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्लेव्स ऐसे थे जिनको स्लेव्स बना के लाया गया था, लेकिन बाद में वो एक मेनलैंड राइटर की तरह इनके साथ रहने लगे, तो वो हम कैनेडियन राइटिंग्स में ही पढ़ते हैं। वी कैन नॉट जस्ट सेग्रीगेट देम लाइक एनीथिंग। ठीक है, आया समझ में? Yes, ma'am. राइट। Yes, ma'am. सो इसमें एक राइटर आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और वो आपका है, सबसे पहले क्या कराऊं बताओ? डायस्पोरा करवाऊं, मेनलैंड करवाऊं? उसमें सबसे ज्यादा राइटर है, मेनलैंड और स्लेव नरेशन एक साथ आएंगे। डायस्पोरा आपका छोटा पार्ट है, पहले डायस्पोरा करा दो इसमें। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. डायस्पोरा राइटर्स। ठीक है, डायस्पोरा राइटर्स के अंदर आपका फर्स्ट राइटर आ जाता है, सॉरी, रावी हेज। ये आपका लेबनान बॉर्न कैनेडियन राइटर है। ठीक है, ही इज अ लेबनान बॉर्न कैनेडियन राइटर। इनके जितने भी वर्क्स हैं रावी हेज के, वो सब सेंट्रलाइज्ड हैं लेबनान पे, जो कि मिडिल ईस्ट का पार्ट है। सो लेबनान इज अ
मिडिल ईस्ट कंट्री जहां से ये कनाडा आए थे एज ए लिबरल और फिर इन्होंने राइटिंग्स स्टार्ट करी। इनके जो वर्क्स हैं उनको देखेंगे। वर्क्स में इनका फर्स्ट वर्क आता है क्या नाम है उसका, डिनारोज गेम। ओके, मैं अभी ईयर नहीं दे रही हूँ, मुझे ईयर ध्यान नहीं है। आप लोगों ने सबने बुक खोली हुई होगी तो उसमें ईयर लिखा हुआ होगा। नो मैम, ये नहीं दिख रहा। मैंने ये नहीं दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं। डिनारोज गेम जो है ये सब 20th सेंचुरी के वर्क्स हैं। आप रावी हेज का अगर उसमें बर्थ और वो ईयर लिखा होगा तो उससे आइडिया लगा लीजिएगा, नहीं तो एक बार हम ऑनलाइन चेक कर लेंगे। सो डिनारोज गेम के अंदर क्या है, दिस इज द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स बसम एंड जॉर्ज, जो कनाडा जाना चाहते हैं फॉर मेकिंग मनी, और इनका ड्रीम है to make their dreams true, to have a good life, a satisfied life, because यहाँ पे लेबनान में मेजर प्रॉब्लम है about underworld and smugglers and not a secured life। इनको नहीं मिलती है, पैसे नहीं मिलते हैं अपने काम करने के। तो अब ये बहुत बार पैसे इकट्ठे करके जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर अनेबल टू गैदर द मनी फॉर टिकट्स। जितने पैसे चाहिए इनको मिल नहीं पा रहे हैं, ये उसे इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो दे आर वेरी होपलेस नाउ। तो इनको जो एक शिप होता है, मतलब एक शिप का पे वर्कर होता है, वो इन्हें बोलता है, जो टिकट्स वगैरह बेच देते हैं, ये काफी वहाँ पे ऐसे डिसहार्टन से खड़े रहते थे, तो वो एक वर्कर इनको मिलता है, वो इन्हें बोलता है कि ठीक है एक काम करो, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, केवल एक पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट इन्हें बताता है कि तुम इतने पैसे इकट्ठे कर लो, मैं तुम्हें कनाडा पहुंचा दूंगा और वहां पे कैसे रहना है वो सारी चीजें भी मैं तुम्हें बता दूंगा। सो जस्ट तुम टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी ओके, सब ठीक हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि ऐसे कैसे चीजें ठीक हो जाएंगी, आप हमें बताओ कि हम और क्या कर सकते हैं। तो इसने कहा कुछ नहीं करना, बस ये पर्टिकुलर अमाउंट तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, मैं तुम दोनों को अपने शिप में छुपा के ले जाऊंगा वहां पे और तुम्हें बता दूंगा कि वहां कैसे रहना है। और वो इनसे जब मिलता रहता था तो इनको बताता रहता था कि वहां लाइफ ऐसी है ऐसी है। नाउ दे प्लान टू गैदर दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। तो इनको पता था कि जो ये जॉब्स कर रहे हैं उससे पैसा नहीं मिलेगा। अब नाउ जॉर्ज एंड बसम दोनों में ये था कि जॉर्ज वाज डूइंग हिज जॉब, इसने कहा कि देखो मैं कोशिश करता हूँ जितना मैक्सिमम हो सकता है सेव करना है, हम जब जाना चाहते हैं उससे थोड़े दिन बाद जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे जरूर और इतना पैसा तो हम लोग सेव कर लेंगे। लेकिन बासम को लगता है कि दिस इज डिलेइंग आवर ड्रीम्स, कहीं ना कहीं ये पॉसिबल ही नहीं है जिस तरीके से हमारी अर्निंग है और हमारे खर्चे हैं और कभी भी हमारा पैसा चला जाता है किसी और चीजों में। तो वो यहाँ पे एक किसी से बात करता है अपने यहाँ वर्कर से, तो वो उसे बोलता है कि हमारे पास छोटे छोटे काम है जिसके लिए हम अच्छा पैसा देते हैं। वो कहता है किस तरीके का काम है, उसने कहा कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब उसको स्मगलिंग के काम बताता है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं ये तो नहीं, उसने कहा देख ले सोच ले पैसे बहुत मिल जाएंगे। तो कहता है चलो ठीक है। तो ये पहले उस काम को समझता है और एक दो बार उस काम को करता है और इसको अच्छा पैसा मिलता है। तो ये जॉर्ज को बताता है, जॉर्ज उसे कहता है कि तू अभी कुछ भी नहीं गया, तू इस काम में मत पड़ वरना खामे प्रॉब्लम हो जाएगी, हम लोग नहीं जा पाएंगे, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। लेकिन बसम नहीं मानता, बसम को लगता है कि ये तो बहुत इजी रूट है पैसा बनाने का, मैंने अगर 2-3 बार और कर लिया तो इतना पैसा तो हो जाएगा कि हम दोनों मिलके बस कनाडा पहुंच जाएंगे, फिर वहां जाके पैसे कमाने की सोचेंगे। तो वो एक दो बार और करता है, उसको पैसे मिलते हैं, वो इकट्ठे करता है, वो देखता है कि हाँ अभी भी थोड़ा अमाउंट कम है, तो इसको और थोड़ा सा लालच आ जाता है। ये सोचता है कि खाली हाथ कनाडा में रह के भी क्या फायदा, हमें वहां सरवाइव करने के लिए भी कुछ पैसा चाहिए होगा, तो मेरे को एक दो बार और कर लेना चाहिए। तो जॉर्ज के बार बार समझाने के बाद भी बसम को एक चीज समझ में आती है, जब उनका पुलिस छापा मारती है शिप या उस पे कुछ पकड़ा जाता है, उनका नुकसान होता है, तो वो लोगों को पैसे नहीं देते, इवन जिसके ऊपर डाउट होता है उसको मार वार भी देते हैं। तो ये देखता है कि ये लोग तो मार देते हैं, तो वो अपने जो साथ में लड़के काम करते थे उनसे पूछता है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, हुआ क्या है, क्यों मारा इन लोगों को। तो उसने कहा दिस इज वन वे, यहाँ पे आने का रास्ता तो है लेकिन जाने का, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये हमें छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा था, ये हमें हमारा काम क्विट करके भागना चाहता था
और ये भागता, तो जब भी पकड़ा जाता है ये हमारा नाम बताता है और इतना रिस्क हम लोग नहीं ले सकते, तो हम उसे मार देते हैं। अब बस हम बहुत बुरी तरह डर जाता है कि ये तो बहुत बुरी तरह फंस गया है इन चीजों में, क्योंकि ये कई बार इनके साथ इन्वॉल्व हो चुका, तो ये इसको भी जानते हैं। तो वो जॉर्ज से बात करता है और जॉर्ज उसे कहता है कि यू शुड नॉट गो नाउ, अब तुम्हें नहीं जाना चाहिए। उसने कहा अगर मैं नहीं गया तो हमारे पास तो कनाडा जाने के भी पैसे नहीं है, तो मुझे चुपचाप काम करना पड़ेगा, अगर मैंने नहीं किया तो ये मार देंगे और शायद दोनों को मार देंगे। तो जॉर्ज कहता है कि फिर क्या करना है, तो वो कहता है कि अभी एक डील होने वाली है और आई विल आस्क अ बिट मोर मनी, ये लोग मुझे दे रहे हैं, मैं उसे कंप्लीट करवा देता हूँ और उसके बाद सारे पैसे लेके मैं आ जाऊंगा और हम लोग रात को चुपचाप भाग जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। अगर मैंने बोला कि मैं छोड़ना चाहता हूँ तो ये डेफिनेटली समझ जाएंगे। लेकिन जब ये इस तरीके से उस बंदे से बात कर रहा था और पूछताछ करता है, तो उनको आपस में डाउट होता है कि क्या ये भी हमें एक टाइम के बाद पैसे बनाने की सोच के, और जब इसका काम हो जाएगा तो क्या हमें छोड़ के जाने की सोच रहा है। तो दे स्टार्टेड कीपिंग एन आई ऑन हिम, वो उसके ऊपर नजर रखने लगे। तो वो देखते हैं कि नहीं अभी तो काम कर रहा है, लेकिन कोई इसके फ्रेंड भी है जिसके साथ ये घूम रहा है फिर रहा है या जो भी है, तो वो इस पे नजर रख रहे थे। और उनको धीरे धीरे पता लगा कि ये कहीं और भी जॉब करता था, लेकिन पैसों के लिए यहाँ पे कर रहा है और ही इज नॉट कीपिंग वेल, मतलब बहुत ज्यादा देर उनके साथ नहीं रहता था, अकेला अकेला रहने लगा। तो उन्हें इस पे डाउट हुआ, बट ये काम उनका प्रॉपरली करवाया और इसको पैसे दे दिए। इसने सारे पैसे लेके इकट्ठे करे और जॉर्ज को दे दिया। उसने कहा जॉर्ज, मैं पहले सोचा था कि हमें वहां पे जाके रहने के लिए भी बहुत पैसा चाहिएगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास इतना पैसा है जो हमें उस आदमी को देना है, और उसको पैसा देने के बाद इतना बचेगा हमारे पास कि हम कुछ दिन वहां सरवाइव कर सकते हैं और हम आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये सारा पैसा ना तुम अपने पास रखो, बिकॉज इट इज नॉट सेफ विथ मी, तुम ये सारा पैसा अपने पास रखो और तुम सीधा सीधा उस बंदे को पैसे दे दो जो हमें वहां ले जाने वाला है, और मतलब रात को उसने बोला है पहुंचने के लिए, सो आप पहले ही चले जाओ। मैं वहां टाइम पे जैसे तैसे करके मैं पहुंच जाऊंगा और मैं सीधा शिप बोर्ड करूंगा एंड नथिंग एल्स, मैं कुछ और नहीं करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? केवल शिप बोर्ड करने वाला हूँ, मैं केवल शिप बोर्ड करूंगा, ठीक है, मैं शिप बोर्ड करूंगा और हम निकल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वो कहता है ठीक है, आई वेट फॉर यू। तो ये अपने रेगुलर ड्यूटी पे चला जाता है, उन लोगों के साथ रहता है और बीच में बहाना मार के या कुछ करके ये निकलने की कोशिश करता है। तो वो लोग इसके जब पीछे पीछे चलने लगते, इसको डाउट हो जाता है कि वो पीछा कर रहे हैं, तो ये डर के भागने लगता है। एंड इन्हीं सारी चीजों के बीच में जॉर्ज वहां पहुंच जाता है, उस पर्सन को पैसे दे देता है कि ठीक है हम दोनों लोग जाने वाले। जॉर्ज उसका इंतजार कर रहा है वहां पे, एंड बसम वाज फाइटिंग हार्ड कि वो किसी तरीके से पहुंच जाए। तो वही दिखाते हैं, वही फिल्मी स्टोरी टाइप की, वो पहुंचता है वहां पे बट इन अ कंडीशन दैट ही इज डाइंग एंड ही सेड जॉर्ज दैट यू शुड लीव नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू डाई। तो वो यहाँ पे डिनारोज गेम है कि whatever you are deciding is never a story which was written by God for you. So God कुछ और ही लिख रहा है, आप अपनी स्टोरी खुद बना रहे हो। तो जॉर्ज बोर्डेड द शिप और उसके पीछे जो गुंडे पड़े हुए थे वो उसकी बॉडी तक पहुंच जाते हैं, मतलब वो उसको काफी गोलियां मार देते हैं। So he is dead. George boarded the ship and he reached to Canada with a good amount of money as well. So this is Dinaro's game. Is it understood? स्टोरी समझ में आ गई? Yes. ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड स्टोरी के ऊपर और इसमें आपकी है कॉकरोच। सेकेंड स्टोरी इज कॉकरोच। ये 2000 की है, ये 2000 में लिखी हुई स्टोरी है। इस ये क्या 2008 है मैम बुक में। 8 है? यस मैम। अच्छा, तो ये डिनारोज गेम 2000 की, चेक कर लेती हूँ एक बार, देख लेना। बाकी फिर डिनारोज गेम 2000 की है। सो कॉकरोच के अंदर भी स्टोरी ये है कि एक पर्सन कहाँ से, जो इसमें कैरेक्टर है, ही केम फ्रॉम लेबनन और वो कनाडा माइग्रेट करके आया है किसी तरीके से, एंड बिकॉज ही डजंट हैव प्रॉपर पेपर्स, सो ही इज वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट एज अ वेटर। और वो वहाँ वेटर्स की तरह काम करते करते ही इज ड्रीमिंग अबाउट
हैविंग हिज ओन रेस्टोरेंट, वो उसका सपना है कि उसका खुद का रेस्टोरेंट हो, उसके पास पैसे हो, वो लोगों को केवल खाना सर्व ना करता हो, वो खुद ओनर हो। तो वो यहाँ पे इजी वे में मनी बनाने के लिए बहुत सारे सपने देखता है, बहुत सारे काम करने की कोशिश करता है कि वो क्या 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 कर सकता है, तरीके निकालता है, बट ज्यादा कुछ चीजें उसे पता नहीं है। तो यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं उसमें से मैरिड फीमेल्स जो हैं, ही यूज्ड टू स्टार्ट हैविंग अफेयर्स विद देम, उनके साथ अफेयर करता है, और कभी वो थोड़े पैसे ज्यादा दी जाती हैं, कभी वो इसको गिफ्ट दे जाती है, कभी इसका कुछ चीजें खरीद लेता है। तो दे वर स्पेंडिंग मनी ऑन हिम एंड दे वर हैविंग फिजिकल प्लेजर विद हिम। So after some time he was tired of this life also, कि यार ये क्या है, किसी के भी साथ बस अफेयर, घूमो फिरो ये और वो, मेरे को कुछ पैसे दे देती है, बट दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ मेकिंग मनी। तो वो one day he was sitting in the kitchen and he saw like a few cockroaches who were eating the leftovers, जो खाना बचा हुआ ऐसे ही पड़ा था वो उसको खा रहे थे। तो he like related himself with the cockroaches कि मैं भी तो यही कर रहा हूँ, आई एम नॉट सिटिंग ऑन द टेबल बेसिकली, बट जो लेफ्ट ओवर है जहाँ ये जितनी भी लड़कियों के साथ अफेयर कर रहा हूँ, वो अपने बचे खुचे से टाइम में अपने प्लेजर के लिए मुझे यूज कर रहे हैं, अदरवाइज दे आर नॉट इन लव विद मी, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इमोशंस विद मी। तो आई एम जस्ट पीस ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर देम, और जहाँ उन्हें समझ नहीं आता वो छोड़ देते हैं। सो एंड आई एम ईटिंग द पीसेस दे आर थ्रोइंग टू मी, जो मुझे दे रही है मैं उसी के ऊपर रह रहा हूँ, मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग माय ओन डिग्निटी। सो दिस इज कॉकरोच। यहाँ पे स्टोरी बस यही है कि वो जो अफेयर है उससे कैसे पैसे निकाले, क्या करे, वो कोशिश बहुत करता है। देन नेक्स्ट आता है कार्निवल। ठीक है, ये भी 2012 या 13 की स्टोरी है। कार्निवल 12 है ना? हाँ, और मैम वो गेम ना ये 2006 है मैम। ठीक है। सो कार्निवल जो स्टोरी है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अगेन अ लेबनन citizen who is migrated to Canada, and he is working as a taxi driver. So when he used to take people in his taxi, so again he is also having the same dream of having his own taxi and a farm and good bungalow, like having his own car, not taxi but having his own car. अभी वो किसी और की टैक्सी वो किराए पे चला रहा है, लेकिन उसका सपना है कि मेरे खुद की टैक्सीज और लोग चलाएं, और फिर मैं खुद कार में बैठूं, आगे ड्राइवर चला रहा हो और मैं कार में बैठूं। इस तरीके के इसके ड्रीम्स थे टू बी रिच। और once what happened that he had an affair with a female customer of his taxi, उसके साथ इसका अफेयर हो जाता है। they were he was involved badly, but there are some many consequences. और ये इन्होंने कार्निवल नाम क्यों रखा है इसका, बिकॉज there is a huge difference of matrimony with monetary differences in the society. So इसने जो social statuses में difference है उसकी वजह से जो issues होते हैं उसको यहाँ पे पोर्ट्रे किया है। एंड कार्निवल का मतलब होता है, मतलब ये जो टर्म है that is about the mall culture जो इससे यहाँ दिखाया है। He portrays the mall culture. What is basically mall culture? देखो, आप लोगों ने सबने malls देखे हैं। So उसमें अगर एक किसी भी स्टेटस का पर्सन जाता है तो उसके लिए मूवी टिकट इज सेम। Every person is sitting there, whether he is a film star, even having n number of properties and uncountable money, or a middle class person or a lower middle class person. Whosoever want to watch a movie, they are going to the PVR and buying the ticket of the different ranges, but of the same movie, same PVR they are sharing. Similarly, in the mall as well. एक पूरे मॉल के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ डिफरेंट स्टेटसेस के लोग हैं। कुछ केवल विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ केवल खाना खाने आए हैं, कुछ केवल कुछ सेलिब्रेट करने आए हैं, और किसी का ये डेली रूटीन का काम है। तो यहाँ मॉल में आने के बाद whether he is a millionaire, whether he is a middle class or a lower middle class, they become one.
because they all are customer for that counter, for that shopkeeper. वो दोनों कस्टमर है और शॉपकीपर उन दोनों से इक्वल बिहेव करेगा. ही कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस. क्यों? क्योंकि उसकी चीज की रेट में भी कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के लिए. तो ये मॉल कल्चर कहलाता है. कैनेडियन ड्रीम जो है लोगों के लिए वो एक तरीके का मॉल कल्चर है. लोगों को लगता है वहां जाने के बाद अपने आप चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी. मतलब कि ये जो सोशल डिफरेंस है ना ये खत्म हो जाएगा. आप लोग खुद भी सोचो, अगर आपसे कोई बात करता हुआ कि नहीं नहीं मैं तो बस अब नेक्स्ट ईयर कनाडा शिफ्ट होंगे, फिर लाइफ सेट है. लाइफ क्यों सेट है? उनको लगता है कि यहाँ इंडिया में ये स्टेटस क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा है. मिडिल क्लास और इनमें रेंजेस में बहुत ज्यादा है, परेशानियां बहुत ज्यादा है. अगर वो कहीं कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहाँ लोअर क्लास भी ऐसा ही है, वहाँ मिडिल क्लास भी ऐसा ही है. नहीं, ऐसा नहीं है. तो ये जो कार्निवल है उसको लगा था कि कनाडा इज लाइक अ कार्निवल, जहाँ पे एक बार सब मिल जाते हैं, मैच हो जाते हैं. ऊपर नीचे होती हैं चीजें लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती. वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. बट द फैक्ट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट. वहां लोगों को फर्क पड़ता है. पीपल आर कंसर्न अबाउट द स्टेटस बिकॉज वहां पे मेजर जो लोग रहते हैं वो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स हैं. दे ऑलवेज हैव अ आइडिया और अ आइडेंटिटी ऑफ सुपीरियोरिटी टू अदर्स. जितने भी दुनिया के और लोग वहां आते हैं, रहते हैं, माइग्रेट करके, उन सभी से ये ब्रिटिशर्स और ये फ्रेंच पीपल दे ऑलवेज हैव द सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि ये तो बेकार है, मतलब वी आर द वन हु आर सुपीरियर. ये उनके दिमाग में रहता है एंड दे यूज्ड टू क्रिएट इट. तो वो मॉल कल्चर या कार्निवल एक तो वहां नहीं है. दूसरा, in front of them the other people always feel inferiority. ऐसा नहीं है कि केवल उनमें सुपीरियोरिटी, लेकिन उनके सामने काम करने में या जब आप काम करते हो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर अपने आप डेवलप होने लगता है. तो यहाँ जो कार्निवल आपने सोचा था कि दिस इज लाइक अ कार्निवल. कार्निवल हम किसे कहते हैं? जो प्रोसेशन निकलते हैं ना, रथ यात्रा वगैरह, और ये हम प्रोसेशन निकालते हैं मेनली गोवा में, या आपने क्रिश्चियंस का देखा होगा क्रिसमस के टाइम पे कार्निवल्स निकलते हैं, जुलूस टाइप के. सो उसमें चाहे कितना भी अमीर हो कितना भी गरीब हो, सब एक साथ एंजॉय करते हैं. वो मास्क वगैरह लगा के. ब्राजील वगैरह के कार्निवल्स आर वेरी फेमस. आपने शायद देखे हो, वो ब्राजील जो सॉन्ग है उसमें भी दिखा रखा है. सो दिस इज कार्निवल. और सबको बाहर की लाइफ ना ऐसी ही नजर आती है कि दिस इज लाइक कार्निवल, म्यूजिक, मस्ती, घूमो फिरो, पैसा कमाओ, उड़ाओ, एंजॉय करो. बट द रियलिटी इज फार डिफरेंट. गॉट इट? ये इसमें यहाँ दिखा है. यस मैम. यस. व्हाट अबाउट अदर्स? समझ में आया सबको? ये वर्क समझ में आया? आपको समझ में आया कि यहाँ पे जो इन्होंने ये डायस्पोरा राइटर है, जो बाहर के आए हुए राइटर है. अब हमने 4 विक्टिम्स की बात करी. तो डिनारोस गेम में क्या है कि वहां पे जो विक्टिम है वो अपने आप को आइडेंटिफाई भी कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है. वो फाइट करने की कोशिश कर रहा है. कॉकरोच के अंदर वो एक स्टेज थी जब वो नहीं मान रहा था कि मैं विक्टिम हूं, मैं सब कर लूंगा, लेकिन एक स्टेज पे उसने सरेंडर कर दिया कि आई कैन नॉट फाइट. और थर्ड स्टेज कौन सी है? जिसमें उसको रियलाइजेशन होता है दैट ही इज अ विक्टिम. ठीक है, एंड ही इज गोइंग विद द फ्लो कि ठीक है अब जो हो रहा है देखते हैं, लेकिन दिस इज द थिंग. मैं सोच रहा था कुछ और ही होगा लेकिन मेरे साथ कुछ और हो रहा है, तो आई एम द विक्टिम. ठीक है, आया समझ में? ये तो विक्टिम्स की बात हुई. और अगर हम इसमें थीम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी थीम आती है? आइडेंटिटी इश्यूज एंड माइग्रेशन. माइग्रेशन नहीं लिखा है मैंने ऊपर शायद से. थीम्स में मैं एक बार कॉन्टेम्पररी इश्यूज, टेक्नोलॉजी, एब्सर्डिज्म हटाओ, यहाँ पे माइग्रेशन आएगा. ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? कोई डाउट? टफ तो नहीं लग रहा? No, ma'am. चलो आज यहीं तक करते हैं. एक राइटर करवाया है, आगे कल की जब क्लास करेंगे तो बाकी के राइटर्स करवाऊंगी. बी रेडी विद इट. गॉट इट? सी यू टुमारो. बाय एवरीवन.